केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। रैली की जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोगों की भीड़ वहां पर जुटी। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई नजर आईं। इस दौरान अमित शाह ने राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार की जमकर तारीफ की और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ की पहचान आतंक से हुआ करती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ की पहचान बदल दी। अपने भाषण से पहले अमित शाह ने राज्य यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। आजमगढ़ के बाद अमित शाह बस्ती पहुंचे, जहां वो पहले सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत करते हुए भी नजर आए और फिर एक जनसभा को संबोधित भी करते हुए दिखाई दिए अमित शाह। तो पूर्वांचल दौरे पर रहे आज अमित शाह। आजमगढ़ में आज इस संबोधन के जरिए जमकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए। इसके साथ ही बस्ती भी पहुंचे। आज बड़ी सौगात के साथ अमित शाह पहुंचे, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। 2 दिवसीय ये पूरा दौरा और आज इस दौरे का दूसरा दिन, जहां 2 अलग अलग जगहों पर जमकर बरसते हुए नजर आए अमित शाह। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर। मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी के गढ़ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी विजय रथ पर सवार होकर रोड शो किया। इस दौरान वहां समाजवादी पार्टी के समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। रोड शो के बाद अखिलेश यादव वहां एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आए। बाद में वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो एक तरफ अमित शाह जो कि आजमगढ़, जो कि समाजवादियों का गढ़ रहा है, वहां पर गरजे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में पहुंचे अखिलेश यादव और समाजवादी विजय रथ यात्रा के तीसरे फेज का शुभारंभ यहां से किया। हम इस वक्त मौजूद हैं विजय रथ में, अखिलेश यादव के विजय रथ में, और गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में। सर, इस वक्त आप यहाँ पर मौजूद हो और रिस्पांस हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आम जनता का किस तरीके से है। 16 सीटें गोरखपुर और कुशीनगर में मिलाकर। वैसे बीजेपी का नारा है 300 पर, आपका कितना नारा, और खासतौर से हम 16 सीटों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 22 में बदलाव होगा और जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है और खासकर गोरखपुर की जनता को विकास के नाम पर धोखा मिला है, इस बार जनता इनका सफाया करेगी। आज इन्हें जवाब देना कि महंगाई क्यों बढ़ी है। जिस तरह किसानों की आय दोगुनी होनी थी, महंगाई के कारण आय दोगुनी नहीं हुई है। आज जिस तरीके से डीजल पेट्रोल बढ़ रहे हैं, और आज ही की खबर है कि पिछले क्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट कंपनियों को जो मुनाफा दिया है डीजल और पेट्रोल से, वो कम से कम 600 गुना के लगभग है। तो अगर प्राइवेट कंपनियां पैसा कमाएंगी, गरीब की जेब से काट करके पैसा उद्योगपति की तिजोरी में पहुंचेगा। यही गोरखपुर, जिसे देखा एक व्यापारी आया कुछ कारोबार करने, घूमने, उसकी हत्या हो गई। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे तो जिस तरीके से ठोगो राज चल रहा है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है। इसका जवाब सरकार के पास क्या है? अगर इनके जवाब नहीं है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। सफाया होने जा रहा है। एक सवाल, आज आपके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी रैली कर रही है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में आतंकवाद का गढ़ बन गया था आजमगढ़। उन्हें जानकारी नहीं है कि देश का सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वो समाजवादियों ने दिया। मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में समाजवादी सरकार ने दिया। वहां पर हेड ऑफिस बनाने का काम, किसी विश्वविद्यालय बनने का जो काम हो रहा था वो रोक दिया सरकार ने। सड़कें बनी हैं, हवाई पट्टी बनी है, 4 लेनिंग बनी है, आजमगढ़ से मऊ, मऊ से आजमगढ़, आजमगढ़ के जौनपुर, और तमाम सड़कों का सुंदरीकरण चौड़ीकरण हुआ है। आखिरकार सरकार ये बताए भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने आजमगढ़ को क्या दिया है। और आजमगढ़ कोई गढ़ ऐसे ही नहीं है समाजवादियों का, वो समाजवादियों का घर है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम आजमगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है। और एक यूनिवर्सिटी जो छीनी थी गोरखपुर ने, मुख्यमंत्री ने, वो यूनिवर्सिटी कब वापस आजमगढ़ जाएगी, इसका भी जवाब सरकार को देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, कई बार रैलियों में मुख्यमंत्री सीधे आप पर अटैक करते हैं, कई बार खानदान का नाम ले लेते हैं, खानदान कहते हैं, ये क्यों पर्सनल? देखिए, गुस्से में खानदान किसको याद आता है, गुस्से में परिवार किसको याद आता है? क्योंकि वो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। 4.5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता को बताने के लिए उन पे उपलब्धि नहीं है, इसलिए निराश होकर के और अपने आप में खुद उनका गुस्सा इतना है कि वो क्या करें। यही है कि खिसियाता जब आदमी है, जब आदमी के पास बताने को काम नहीं है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। रैली की जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी नजर आई और इस दौरान अमित शाह ने राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर कोसा और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद किस तरीके से आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल गई। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में, बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। गृह मंत्री अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने साल 2007 की वो घटना याद दिलाई जब योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में हमला हुआ था। और माननीय से अमित शाह जी के नेतृत्व, आप याद करिए 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था।
तब मैं यहां पर आया था, तब हम लोग आए थे यहां पर उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संघ से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिवाली के जस्ट बाद देख रहा हूँ कि अचानक से कोहरा और प्रदूषण से बढ़ रहा है। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मजबूरी है, निकलना पड़ रहा है। दिल्ली का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 499 है, मतलब गंभीर श्रेणी में इस वक्त दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक हालात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आपात बैठक शुरू हो चुकी है। इस अहम बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और कई अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे खतरनाक प्रदूषण पर चर्चा इस वक्त जारी है। यह आपात बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बुलाई गई। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर में फटकार लगाते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को कहा कि अब जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसके लिए केवल एक ही उपाय है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि लगातार प्रदूषण का लेवल खतरनाक श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है, जिसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है और इसी स्थिति को देखते हुए आपात बैठक दिल्ली सरकार की तरफ से इस वक्त जारी है। दिल्ली के अंदर अगर हम देखें कि दिल्ली के मुख्य तौर पर जो स्रोत हैं जिससे पोल्यूशन दिल्ली के अंदर से जो पैदा होता है, उसमें व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, जो बायोमास बर्निंग है, जो खुले में कूड़ा जलाया जाता है, और दिल्ली के अंदर जो पराली होती है। दूसरा दिल्ली के बाहर का प्रदूषण है। दिल्ली के अंदर का जो प्रदूषण है उसको लेकर के पिछले 1.5 महीने से सरकार लगातार काम कर रही है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, क्या कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? जी देखिए रितिका, दिल्ली सचिवालय में इस वक्त एक बड़ी आपात बैठक चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और देखिए हम आपको सीधे लाइव फ्रेम दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और वो एक मीडिया ब्रीफ करेंगे कि क्या फैसले लिए जाएं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आज की गई थी, तो कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आज बड़ी टिप्पणी करी है और केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा है कि जिस तरह से वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में फैल रहा है उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और उसको लेकर ही एक बड़ी आपात बैठक जो है वो दिल्ली सचिवालय में चल रही है। 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर यह बैठक चल रही है कि क्या आंशिक लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी है, क्या स्कूलों को बंद किया जाएगा, या फिर एक तरीके से ऑड इवन जो है वो दिल्ली में शुरू किया जाएगा कुछ वक्त के लिए, जब तक जो AQI लेवल है वो नीचे नहीं आता है। तो ये मीटिंग कितनी देर चलेगी ये देखना होगा। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कुछ दिल्ली की जनता के लिए प्रदूषण, वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो ठोस कदम उठाते हैं उस पर क्या यहाँ पर बात रखते हैं सामने। बिल्कुल। और आनंद, जिस तरीके से किसी तरह की कोई राहत मिलती हुई इस प्रदूषण से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि कोई सख्त कदम दिल्ली सरकार उठा सकती है? जी देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर ये आपात बैठक चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सलाह दी है कि आंशिक लॉकडाउन लगाया जाए जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिले, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक तरीके से फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि आपने 1 हफ्ते पहले जो स्कूल खोले हैं दिल्ली में उससे बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ेगा। जिस तरह से AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण जो है
वो काफी ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में। तो क्या दिल्ली सरकार आंशिक रूप पर अब स्कूलों को बंद कर देगी कुछ वक्त के लिए, जब तक ये वायु प्रदूषण पूरी तरह से खत्म नहीं होता है या जो इसका स्तर है वो कम नहीं होता है? तो ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी, काफी गौर करने वाली होंगी। बिल्कुल ठीक है आनंद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ बताया जाएगा कि आखिर अब आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार किस तरीके के कदम उठा सकती है। तो दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक हालात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बैठक जो बुलाई गई थी, उस बैठक का समापन हो चुका है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता और दिल्ली सरकार की आपात बैठक की एक वजह यह भी है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली और एनसीआर की हवा प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रही है। दिल्ली गैस का चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल ये है कि 2 कदम चलने में भी दम फूलने लगे हैं। उस पर बड़ी परेशानी ये आने लगी है कि 1 हफ्ते में भी इस प्रदूषण से निजात मिलने वाली नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने चेतावनी जारी की है कि 18 नवंबर तक दिल्ली और एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर पर बनी रहेगी। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए लोगों को घरों से कम ही बाहर निकलने की नसीहत दे डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि देखिए कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरीके की स्थिति अभी दिल्ली एनसीआर में बनती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली आम लोगों के लिए दम घोंटू साबित हो रही है।